अगर मैं कहूँ कि ये एक ऐसा स्पीच है जो आपके डिसीजंस, आपकी सोच और आपकी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है, तो क्या आप सुनना चाहोगे? ये वो स्पीच है जो एक कॉलेज ड्रॉप आउट ने दी थी, जो बाद में दुनिया के सबसे विजनरी एंटरप्रेन्योर्स में से एक बने, और वो है स्टीव जॉब्स। उन्होंने ये स्पीच स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दी थी। लेकिन दोस्तों, दिक्कत ये है कि इतना बेहतरीन स्पीच होने के बावजूद इंडिया में इसे बहुत कम लोगों ने सुना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये स्पीच उन्होंने इंग्लिश में दी थी। लेकिन मैं आपको वही स्पीच अपने वर्ड्स में हिंदी में सुनाने जा रहा हूँ। जो विजडम उन्होंने 50 सालों में सीखा, आप वो सिर्फ 15 मिनट्स में सीख पाओगे। आवाज़ मेरी होगी लेकिन शब्द उनके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की 3 कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। बस इतना ही, कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ 3 कहानियाँ। पहली कहानी है डॉट्स को कनेक्ट करने के बारे में। मैं रीड कॉलेज से पहले 6 महीने के बाद ड्रॉप आउट हो गया था, लेकिन फिर भी वहाँ 18 महीने और रुका एज अ ड्रॉप इन स्टूडेंट। उसके बाद फाइनली क्विट कर दिया। तो आखिर सवाल आता है, क्यों ड्रॉप आउट हुआ मैं? ये कहानी मेरे पैदा होने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। मेरी बायोलॉजिकल मदर एक यंग अनमैरिड ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और उसने डिसाइड किया था कि मुझे अडॉप्शन के लिए दे देगी। उसका स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि मुझे कॉलेज ग्रेजुएट्स के पास ही अडॉप्ट होना चाहिए। सब कुछ सेट हो गया था। मेरे जन्म के समय एक लॉयर और उसकी वाइफ मुझे अडॉप्ट करने वाले थे। लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो लास्ट मिनट में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें एक्चुअली एक गर्ल चाहिए। तो मेरे करंट पेरेंट्स, जो वेटिंग लिस्ट में थे, उन्हें रात के बीच में फ़ोन आया, हमारे पास एक अनएक्सपेक्टेड बेबी बॉय है, क्या आप इसके लिए रेडी हैं? उन्होंने कहा, बिल्कुल। लेकिन जब मेरी बायोलॉजिकल मदर को पता चला कि मेरी मॉम ने कभी कॉलेज कंप्लीट नहीं किया था और मेरे डैड ने हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया था, तो उसने फाइनल अडॉप्शन पेपर्स साइन करने से मना कर दिया। कुछ महीने बाद जब मेरे पेरेंट्स ने वादा किया कि मैं इसको ज़रूर कॉलेज भेजूंगा, तब जाकर उसने पेपर्स साइन किए। यही थी मेरी लाइफ की शुरुआत। 17 साल बाद मैं सच में कॉलेज गया भी, लेकिन मैंने बहुत नाइवली ऐसा कॉलेज चुन लिया जो स्टैनफोर्ड जितना ही एक्सपेंसिव था। मेरे वर्किंग क्लास पेरेंट्स की सारी सेविंग्स मेरे कॉलेज ट्यूशन में जा रही थीं। 6 महीने बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या वैल्यू है। मुझे पता ही नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ, और ये बिल्कुल क्लियर नहीं था कि कॉलेज मुझे ये फिगर आउट करने में कैसे हेल्प करेगा। और मैं यहाँ अपने पेरेंट्स के सारे पैसों को वेस्ट कर रहा था जो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सेव किए थे। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ड्रॉप आउट हो जाता हूँ। उस समय बहुत स्केरी था ये डिसीजन, लेकिन लुकिंग बैक ये मेरी लाइफ के बेस्ट डिसीजंस में से एक था। जैसे ही मैं ड्रॉप आउट हुआ, मैंने उन बोरिंग रिक्वायर्ड क्लासेस को छोड़कर इंटरेस्टिंग क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दिया। लेकिन सब कुछ रोमांटिक नहीं था। मेरे पास डॉर्म रूम नहीं था, तो दोस्तों के रूम्स में फ्लोर पर सो जाता था। कोक बॉटल्स रिटर्न करके 5 सेंट डिपॉजिट से खाना खरीदता था, और हर संडे नाइट 7 मील चलकर हेर कृष्णा टेम्पल जाता था, सिर्फ एक प्रॉपर मील के लिए, जो हफ्ते भर में बस एक बार मिलता था। लेकिन मैं एंजॉय कर रहा था, और जो कुछ भी मैंने अपनी क्यूरियोसिटी और इंट्यूशन फॉलो करके सीखा, वो बाद में प्राइसलेस निकला। एक एग्जाम्पल देता हूँ। रीड कॉलेज में उस समय शायद देश का बेस्ट कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शन था। पूरे कैंपस में हर पोस्टर, हर लेबल ब्यूटिफुली हैंड कैलीग्राफ्ड था। क्योंकि मैं ड्रॉप आउट था और मुझे नॉर्मल क्लासेस नहीं लेनी थी, मैंने सोचा कि चलो कैलीग्राफी की क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ। वहाँ मैंने सीखा कि सेरिफ और sans serif टाइप फेसेस क्या होते हैं, अलग अलग अक्षरों के बीच की जगह कैसे बदलते हैं, और क्या चीज़ एक टाइपोग्राफी को सच में सुंदर बनाती है। ये सब बहुत खूबसूरत था, पुराना इतिहास भी था, और कला से जुड़ा इतना बारीक था कि इसे साइंस पूरी तरह नहीं समझा सकती। मैं इससे बहुत प्रभावित था। उस समय इसका मेरी ज़िंदगी में कोई सीधा फ़ायदा नहीं था, लेकिन 10 साल बाद जब हम फर्स्ट मैकिन्टॉश कंप्यूटर डिज़ाइन कर रहे थे, ये सब वापस काम आया। हमने ये सब मैक में डिज़ाइन कर दिया। ये पहला कंप्यूटर था जिसमें ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी थी। अगर मैंने कभी उस कैलीग्राफी कोर्स में ड्रॉप इन नहीं किया होता, तो मैक में कभी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स नहीं होते। और क्योंकि विंडोज़ ने सिर्फ मैक को कॉपी किया था, तो शायद किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये फीचर्स नहीं होते। अगर मैं कभी ड्रॉप आउट ही नहीं होता, तो कैलीग्राफी क्लास में कभी नहीं जाता, और पर्सनल कंप्यूटर्स में आज जो वंडरफुल टाइपोग्राफी है वो शायद होती ही नहीं। ऑब्वियसली कॉलेज में रहते समय फॉरवर्ड लुकिंग में डॉट्स कनेक्ट करना इम्पॉसिबल था, लेकिन 10 साल बाद बैकवर्ड्स लुकिंग में सब बिल्कुल क्लियर था। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, आप डॉट्स को फॉरवर्ड लुकिंग में कनेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ
बैकवर्ड्स लुकिंग में कर सकते हैं। ट्रस्ट करना पड़ेगा कि डॉट्स फ्यूचर में अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। किसी ना किसी चीज पर ट्रस्ट करना होगा, अपने गट पर, डेस्टिनी पर, लाइफ पर, व्हाटएवर, क्योंकि ये बिलीव करना कि डॉट्स डाउन द रोड कनेक्ट हो जाएंगे, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आप अपने दिल को फॉलो कर सकें, चाहे वो आपको भीड़ से अलग एक बिल्कुल अनजान रास्ते पर क्यों न ले जाए। और यही पूरी कहानी बदल देता है। मेरी दूसरी स्टोरी है लव और लॉस के बारे में। मैं बहुत लकी था कि मैंने अपना पैशन लाइफ में जल्दी ढूंढ लिया था। मैंने एप्पल को अपने पेरेंट्स के गैराज में स्टार्ट किया था जब मैं सिर्फ 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 सालों में एप्पल गैराज के सिर्फ हम 2 लोगों से ग्रो करके $1-2 बिलियन की कंपनी बन गई थी, जिसमें 4000 से ज्यादा एम्प्लॉयज थे। हमने अभी 1 साल पहले ही अपना फाइनेस्ट क्रिएशन रिलीज किया था, द मैकिंटॉश, और मैं बस 30 का हो गया था। और फिर मैं फायर्ड हो गया। ये कैसे हो सकता है कि आप अपनी ही स्टार्ट की गई कंपनी से फायर्ड हो जाओ? वेल, जैसे जैसे एप्पल ग्रो करता गया, हमने किसी को हायर किया जो मेरे हिसाब से बहुत टैलेंटेड था कंपनी रन करने के लिए मेरे साथ। पहले साल तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर हमारे फ्यूचर के विजन्स अलग होने लगे और इवेंचुअली हमारा फॉलिंग आउट हो गया। जब ये हुआ तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनका साइड लिया और इस तरह था कि एज में मैं आउट हो गया। जो चीज़ मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट था वो मुझसे छिन गई और ये मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। कई महीनों तक मुझे लगता रहा कि मैंने अपने से पहले वाली पीढ़ी के एंटरप्रेन्योर्स को निराश कर दिया है, जैसे मेरे हाथ में एक बैटन थी और मैंने उसे गिरा दिया। मैंने डेविड पैकर्ड और बॉब नॉइस से मिलकर माफ़ी भी मांगी कि मैंने कितना बुरा गड़बड़ कर दी। मैं एक बहुत ही बड़ा पब्लिक फेलियर बन चुका था और यहाँ तक कि मैंने सोचा कि वैली छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। लेकिन स्लोली कुछ चीज़ मेरे दिमाग में आने लगी। मैं अभी भी उस चीज़ से प्यार करता था जो मैं करता था। एप्पल में जो कुछ भी हुआ था उसने ये बात बिल्कुल नहीं बदली थी। मैं रिजेक्ट हो गया था, लेकिन मैं अभी भी इन लव था। सो मैंने डिसाइड किया कि स्टार्ट ओवर करूँगा। उस वक्त मैं ये नहीं देख पा रहा था, लेकिन ये निकला कि एप्पल से फायर्ड होना मेरे साथ हो सकने वाली बेस्ट चीज़ थी। मैं ये नहीं देख पा रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि एप्पल से फायर्ड होना मेरे लिए सच में बेस्ट चीज़ थी। सक्सेसफुल होने का प्रेशर चला गया और उसकी जगह बिगिनर होने की लाइटनेस आ गई। चीज़ों के बारे में कम श्योर होना मुझे फ्री कर गया और मैं अपनी लाइफ के सबसे क्रिएटिव महीनों में से एक में एंटर कर गया। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी स्टार्ट की, नेक्स्ट फिर एक और कंपनी स्टार्ट की, पिक्सार, और मैं एक अमेजिंग वुमन से प्यार में पड़ गया जो बाद में मेरी वाइफ बनी। पिक्सार ने वर्ल्ड की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म बनाई, टॉय स्टोरी, और अब वह दुनिया का मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो बन गया है। एक रिमार्केबल टर्न ऑफ इवेंट्स में एप्पल ने नेक्स्ट को बाय कर लिया और मैं फिर एप्पल लौट आया। जो टेक्नोलॉजी हमने नेक्स्ट में डेवलप की थी वही एप्पल के करंट रेनेसांस के हार्ट में है। लोरीन और मेरे पास अब एक वंडरफुल फैमिली है। मैं प्रिटी श्योर हूँ कि ये सब नहीं होता अगर मैं एप्पल से फायर्ड नहीं हुआ होता। ये एक कड़वी दवा थी, लेकिन इसकी मुझे ज़रूरत थी। कभी कभी जिंदगी तुम्हारे सर पर ईंट की तरह वार कर देती है, लेकिन हिम्मत मत हारो। मैं कन्विंस्ड हूँ कि सिर्फ एक चीज़ ने मुझे आगे रखा, मेरा काम से प्यार। तुम्हें वो फाइंड करना होगा जिससे तुम सच में लव करते हो, और ये बात वर्क के लिए उतनी ही ट्रू है जितनी किसी रिलेशनशिप के लिए। तुम्हारा वर्क तुम्हारी लाइफ का बड़ा हिस्सा भर देगा और ट्रूली सेटिस्फाइड होने का सिर्फ एक ही वे है, वो करो जो तुम्हें लगता है ग्रेट वर्क है। और ग्रेट वर्क करने का सिर्फ एक ही वे है, लव वॉट यू डू। अगर तुमने अभी तक नहीं पाया है तो कीप लुकिंग और डोंट सेटल। हार्ट के सारे मैटर्स की तरह तुम जान जाओगे जब तुम उसे फाइंड करोगे, और किसी भी ग्रेट रिलेशनशिप की तरह ये सालों के साथ और बेटर होती जाएगी। सो कीप लुकिंग, डोंट सेटल। मेरा तीसरा स्टोरी है डेथ के बारे में। जब मैं 17 साल का था, मैंने एक कोट पढ़ा था जो कुछ ऐसे था, अगर तुम हर दिन ऐसे जियो जैसे कि यह तुम्हारा लास्ट डे हो तो समडे तुम बिल्कुल सही साबित होगे। इसका मुझ पर बहुत डीप इम्प्रेशन पड़ा और तब से पिछले 33 सालों से मैं हर मॉर्निंग मिरर में देखता हूँ और खुद से पूछता हूँ, अगर आज मेरी जिंदगी का लास्ट दिन होता तो क्या मैं वह करना चाहता जो मैं आज करने वाला हूँ। और जब भी आंसर नहीं आता है कई दिनों तक कंटिन्यूअसली, तो मैं समझ जाता हूँ कि मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा। यह याद रखना कि मैं जल्दी ही मर जाऊंगा, यह सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है जो मैंने लाइफ में बिग चॉइसेस बनाने के लिए यूज़ किया है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ, सबके एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस, सारा प्राइड, एम्बैरेसमेंट या फेलियर का डर, यह सब चीज़ें डेथ के सामने बिल्कुल फेड हो जाती हैं। बस वह बचा रहता है जो ट्रूली इम्पॉर्टेंट है। ये याद रखना कि तुम मरने वाले हो
ये बेस्ट वे है जो मैं जानता हूँ उस ट्रैप से बचने के लिए जहाँ यू थिंक तुम्हारे पास कुछ लूज करने को है। तुम ऑलरेडी नेकेड हो, तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है अपने दिल की बात ना सुनने का। कोई मरना नहीं चाहता, इवन दोज लोग जो हेवन जाना चाहते हैं वह भी वहां जाने के लिए मरना नहीं चाहते। फिर भी डेथ वह डेस्टिनेशन है जो हम सब शेयर करते हैं। कोई कभी इससे एस्केप नहीं कर पाया है और यह बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि डेथ वेरी लाइकली लाइफ का सिंगल बेस्ट इन्वेंशन है। यह लाइफ का चेंज एजेंट है, पुराने को क्लियर कर देता है ताकि न्यू के लिए जगह बन सके। राइट नाउ तुम ही हो वह न्यू, लेकिन समडे, बहुत ज्यादा दूर नहीं, तुम ग्रेजुअली ओल्ड बन जाओगे और क्लियर्ड अवे हो जाओगे। सॉरी ऐसे ड्रामेटिक होने के लिए, बट ये बिल्कुल सच है। तुम्हारा टाइम लिमिटेड है तो इसे वेस्ट मत करो किसी और की लाइफ जीने में। डॉगमा के ट्रैप में मत फंसना, जो बेसिकली दूसरे लोगों की थिंकिंग के रिजल्ट्स के साथ जीना है। अदर्स की ओपिनियंस के शोर को अपनी इनर वॉइस पर हावी मत होने देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट और इंट्यूशन। वह समहाउ ऑलरेडी जानते हैं कि तुम ट्रूली क्या बनाना चाहते हो, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। और दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अपनी जिंदगी के चॉइसेस पर दोबारा सोचने के लिए इंस्पायर कर रही है, अगर आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है अपने दिल की सुनने का, अपनी लाइफ तरीके से जीने का और अपनी फाइनेंशियल जर्नी में भी वही करेज लाने का, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मनी माइंड पर हम आपके साथ ऐसे ही आइडियाज, स्टोरीज और स्ट्रेटजीज शेयर करते हैं जो आपको सिर्फ पैसा कमाने में नहीं बल्कि सोच बदलने में भी मदद करेंगे। तो इस पॉजिटिव जर्नी का हिस्सा बन जाइए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और चलिए मिलकर अपनी जिंदगी और माइंडसेट दोनों को अगले लेवल पर ले चलते हैं।